गुड इवनिंग। आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अब दो टॉपिक हम लोग करंट अफेयर्स का और कर लेते हैं। दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए टॉपिक क्या है कि हमारे पास एक अभी हाल में साइक्लोन आया है। जो साइक्लोन आया है, साइक्लोन किस तरह का है और ये और साइक्लोन से किस तरह से भिन्न है या कैसे और साइक्लोन से मैच करता है। दो तीन बात महत्वपूर्ण है। साइक्लोन जो है वह जनरली बे ऑफ बंगाल में आता है, यह कहा जाता था। जनरली साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते थे, यह साइक्लोन आया है अरेबियन सी में। तो पहला ही सवाल क्या हो गया कि जो नया साइक्लोन आया है टोकटे, यह किस में आया है? यह बे ऑफ बंगाल में आया है या यह अरेबियन सी में आया है? आंसर क्या हो गया? ये साइक्लोन अरेबियन सी में आया है। अगला सवाल, साइक्लोन आता क्यों है और साइक्लोन अरेबियन सी में क्यों आया? देखिए तीन चार सवाल आप दिमाग में रख लें, तब इस लेक्चर को लेके आगे चलना आसान हो जाएगा। पहली बात, साइक्लोन क्यों आता है? दूसरी बात, साइक्लोन अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में कहाँ आते हैं? तीसरी बात, साइक्लोन के आने से क्लाइमेट चेंज का क्या रिलेशन है? अगली बात, साइक्लोन के आने के बाद क्या फर्क आता है, क्या नुकसान होता है? नेक्स्ट इशू, साइक्लोन के जो साइक्लोन आता है उसके इफेक्ट को कैसे रोका जाए, और इस साइक्लोन की कंपैरिजन करिए और साइक्लोन के साथ। तो जो हमारा साइक्लोन टोकटे है, इसने आधे इंडिया को अफेक्ट किया। यह स्टार्ट कहाँ से हुआ है? यह स्टार्ट हुआ है लक्षद्वीप से, और इसने दिल्ली को, बिहार को, नेपाल को टच किया और यहाँ से होता हुआ चाइना चला गया। ये फॉर्म कहाँ हुआ है? यह अरेबियन सी में फॉर्म हुआ है। टोकटे ओनली द सेकेंड एक्सट्रीमली सेवर साइक्लोन कहा जाता है। जो लास्ट साइक्लोन है जिसने गुजरात को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो था साइक्लोन कांडला, जिसकी स्पीड थी विंड स्पीड थी 160 टू 170 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा है। जो क्लाइमेटोलॉजी है, जो क्लाइमेटोलॉजी इस बात को देखती है कि कैसे साइक्लोन आता है, कैसे असर आता है, तो जो आउट ऑफ 5 साइक्लोन जो फॉर्म हुए हैं एनुअली वो बे ऑफ बंगाल में है, एंड द अरेबियन सी ओनली वन डेवलप्ड इन अरेबियन सी। तो जितने साइक्लोन फॉर्म हुए हैं साल में, 5 साइक्लोन फॉर्म हुए हैं बे ऑफ बंगाल में, ये फॉर्म हुआ है अरेबियन सी में। जो साइक्लोन टोटके है इसने क्या किया है? अब देखिए जो साइक्लोन आया है इसका फर्क क्या हुआ है, क्या इसने असर डाला है? हैवी रेनफॉल, गेल विंड्स ओवर द एंटायर वेस्ट कोस्ट। जो मई 12 से 19 तक का जो साइक्लोन आया है, इसने एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिया है और इसने इंटायरली जो वेस्ट कोस्ट है उसको प्रभावित किया है। दूसरा आया था साइक्लोन ओकी, OCKHI, ये 2017 में आया था। इसने प्रभावित किया था तमिलनाडु और केरला को। नॉर्मली जो साइक्लोन होते हैं ये वीकेंड्स अपॉन इंटरिंग इन द लैंड एंड फिजर आउट। जैसे ही साइक्लोन साइक्लोन समुद्र से बना, समुद्र से साइक्लोन बनने के बाद हमारे तट पर आया, जैसे ही साइक्लोन जमीन को टच करता है वैसे ही साइक्लोन वीक होने लगता है, और साइक्लोन धीरे धीरे वीक होते होते ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो डैमेज होता है ऑफन लिमिटेड होता है कोस्टल एरियाज में। अगला सवाल, साइक्लोन के इम्पैक्ट कोस्टल एरियाज में ही क्यों होते हैं? कोस्टल एरियाज के बियॉन्ड उसके इम्पैक्ट कम होते हैं। उसका रीज़न क्या है? जैसे ही साइक्लोन सी से निकलता है और सी से निकलने के बाद जैसे ही वो ज़मीन को टच करता है वैसे ही साइक्लोन कमज़ोर पड़ने लगता है। इसीलिए स्टेट जो है आंध्रा है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, जो सी कोस्ट के आसपास हैं वह साइक्लोन से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो साइक्लोन फॉर्म होता है, साइक्लोन फॉर्म कहाँ होता है?
साइक्लोन फॉर्म होता है बिटवीन द ट्रॉपिक्स वाइल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर फॉर्म्ड इन द मिड लेटीट्यूड्स। तो साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द ट्रॉपिक्स, यह ट्रॉपिक्स के बीच में फॉर्म होते हैं। बिटवीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर फॉर्म्ड इन द मिड लेटीट्यूड्स। अब देखिए ये सवाल फिर ज्योग्राफी का हो गया कि साइक्लोन फॉर्म कहाँ होता है, साइक्लोन फॉर्म बिटवीन द ट्रॉपिक्स। जो साइक्लोन टोकटे है यह आया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अगला सवाल, साइक्लोन टोकटे कैसे बना है? ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के आधार पर, जो पश्चिमी व्यतिक्रम है उसके आधार पर बना है, और यह वहां से चलकर जमीन की तरफ बढ़ता चला है। अगर हम साइक्लोन के इतिहास को देखें तो आप इसको, इस चार्ट को लिखें, 2000 साइक्लोन, कितने साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बने, कितने साइक्लोन अरेबियन सी में बने। अगर हम 2010 से लेकर 2020 तक देखें तो साइक्लोन दोनों में बने हैं, लेकिन अरेबियन सी में साइक्लोन बे ऑफ बंगाल की तुलना में कम बने हैं। तो अरेबियन सी के साइक्लोन का नाम है टोकटे, निसर्ग, हिक्का, मेकानू, लुबन, चपला। विकास मेरा वॉल्यूम ठीक है, आप अपना देखिए। आई डोंट थिंक देयर इज प्रॉब्लम विद द वॉल्यूम। चपला, मेघ, केला KILA और फेट, ये अरेबियन सी के साइक्लोन है। अब आइए बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन, एम्फान, नीवर, बेरुअली BUREYE, फनी, बुलबुल, तितली, ओखी OKCHI, विरडा, हुडहुद, फालिन, नीलम, लैला। अब ये हो गया 2010 से अभी तक के सारे साइक्लोन। अब आते हैं, इसको और शॉर्ट कर देते हैं। 2020 में अरेबियन सी में कौन से साइक्लोन आए थे और बे ऑफ बंगाल कितने आए थे? 2020 में बे ऑफ बंगाल के 3 साइक्लोन थे, एम्फान APAMPHAN, नीवर NIVAR, ब्यूरवी BUREVI, और एक ही साइक्लोन था 2020 में जो अरेबियन सी में था, वह है निसर्ग। और 2021 में कोई साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में तक नहीं आया है, एक ही साइक्लोन आया, वो आया है अरेबियन सी, उसका नाम है टोकटे। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? हु हैज द प्रॉब्लम विद दिस इशू? किसको इससे प्रॉब्लम है? कोई समस्या है? तो जैसा टोकटे के साथ एक्सपीरियंस हुआ है साइक्लोन का, जिस तरह का एक्सपीरियंस टोकटे के साथ हुआ है, वैसा ही एक्सपीरियंस हुआ था निसर्ग के साथ, जो कहते हैं जो अरेबियन सी से स्टार्ट हुआ था। साइक्लोन होता कैसे है? वहां पर एक लो प्रेशर एरिया बिल्डअप होता है। साइक्लोन बनता कैसे है? साइक्लोन बनता है चूंकि वहां पर एक लो प्रेशर एरिया बिल्डअप हो जाता है। उस लो प्रेशर एरिया के बिल्डअप होने का कारण साइक्लोन बन जाता है। वह लो प्रेशर एरिया बिल्डअप कैसे होता है? वहां पर टेम्परेचर का राइज होता है। जब टेम्परेचर का राइज होता है तो वहां पर लो प्रेशर एरिया बिल्डअप होता है। आखिर वह क्या कारण है कि अरेबियन सी में टेम्परेचर बढ़ा? टेम्परेचर बढ़ता क्यों है? जो टेम्परेचर का है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए कितना भी इस चीज को आगे बढ़ते जाइए, मैं सिर्फ करंट अफेयर से निकाल रहा हूं, इसमें ज्योग्राफी की किताब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और यही आएगा, आप ज्योग्राफी की चाहे जितनी किताब सर्च करिए आपको इतना डिटेल नहीं मिलेगा। वाई आई एडवोकेट ऑलवेज कि आप करंट अफेयर से ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी तैयार करिए। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड साइंस में हमेशा बोलता हूं करंट अफेयर से तैयार करिए। उसका रीजन क्या है? वहीं से सवाल जनरेट हुआ। अब मैंने क्या किया, मैंने टोकटे को उठाया फ्रॉम द न्यूज़पेपर और वहीं से रिसर्च करना शुरू किया कि टोकटे में क्या क्या सवाल बन सकते हैं। यह अरेबियन सी में क्यों बना? बे ऑफ बंगाल में कितने साइक्लोन होते हैं? अरेबियन सी में कितने हुए?
साइक्लोन बनता कैसे है? यह जो यह लो प्रेशर एरिया बनता है, इसका साइक्लोन आता है, यह लो प्रेशर एरिया कैसे बनता है? टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा? आप इस इशू को अगर आप एग्जामिन करें तो साइक्लोन का कोई भी सवाल आपसे गलत हो ही नहीं सकता, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि आपने इसको मल्टी डायमेंशनल एटीट्यूड के साथ आपने देख लिया है। तो जो ये लो प्रेशर एरिया बनता है, जो फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर है, यह मानसून के ऑनसेट के साथ ही आता है। तो जो यह लो प्रेशर एरिया है, यह साइक्लोन के बनाने में योगदान देता है। जो साइक्लोन तड़करे बना है, इसने हमारे साथ क्या क्या नुकसान किया? इसके कारण हमारा कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब इस जो साइक्लोन ने हमारी कोस्टल एरिया में हमारी लाइफ को नुकसान दिया, इसको हम कैसे कंट्रोल करें? नाउ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स टू द मेंस। मेंस में सवाल क्या आएगा कि कैसे हम साइक्लोन से उत्पन्न होने वाली घटनाओं, साइक्लोन्स की घटनाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे करें, या हम साइक्लोन के से होने वाले नुकसान को कैसे रोकें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टेड। शायद प्रीलिम्स में नहीं आएगा, प्रीलिम्स का हो चुका है। नाउ आई एम ट्रेवलिंग टुवर्ड्स मेंस। मेंस में आएगा कि कैसे हम साइक्लोन को देखें। जो साइक्लोन एक मेजर स्टॉर्म है, उस मेजर स्टॉर्म से हमको क्या क्या नुकसान होता है। साइक्लोन के होने के पीछे एक अपना जो क्लाइमेट चेंज का इशू जो भी जिम्मेदार है, यह जो हम ग्रीन हाउस गैसेस निकालते हैं, इस ग्रीन हाउस गैसेस से टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ जाने से लो प्रेशर रीजन डेवलप होता है। उस लो प्रेशर रीजन के डेवलप होने से साइक्लोन आता है। क्लियर हुआ ये? तो जो हमारा साइक्लोन के होने के बाद के हम इशू पे आते हैं कि हमको बिल्ड करना पड़ेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब साइक्लोन से नुकसान क्या क्या होता है? एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, ड्रॉट्स होते हैं, सूखा होता है, रेनफॉल पैटर्न में चेंज होता है, फ्लड्स होते हैं। अगर हम 15 सालों में पिछले अपने देखें तो साइक्लोन से 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो एवरी ईयर 55 डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस करते हैं फ्लड्स को, 79 डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस करते हैं एक्सट्रीम ड्रॉट को, और 24 डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस करते हैं साइक्लोन को। ये क्यों हो रहा है? ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। जो हम ग्रीन हाउसेस गैस को निकालते हैं और वातावरण में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, उसके कारण ये हो रहा है। तो जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, यह इस बात को जन्म देते हैं। अब हमको जरूरत क्या है? हम ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएं, बिल्डिंग्स बनाएं, हम एनर्जी ट्रांसपोर्ट बनाएं, हम वाटर सिस्टम ऐसा बनाएं कि वह हमारे इस इम्पैक्ट को संभाल सके। अगर हम क्लाइमेट चेंज, अगर हम इसको साइक्लोन से क्या होता है? साइक्लोन आ गया, हमारा एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब हो गया। एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब होने से क्या हुआ कि हमारी फैक्ट्रीज काम नहीं कर पा रही हैं, तो उससे क्या हो गया? हमारा प्रोडक्शन कमजोर हो गया, हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो गया। साइक्लोन आ गया, इस समय ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन टीचिंग चल रही है। साइक्लोन आ गया, बत्ती चली गई, ऑनलाइन टीचिंग चलेगी, उससे नुकसान क्या हो गया? हमारे छात्रों का नुकसान हो गया। साइक्लोन आ गया, बत्ती चली गई, उससे क्या हो गया? उससे क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गई, क्योंकि क्रिमिनल्स को उस समय काम करने का एक्स्ट्रा अवसर मिल गया। इसलिए हमको जरूरत क्या है? हम एक सिस्टमैटिक चेंज करें, हम ऐसा बात बनाएं जो इन्वायरमेंटल असेसमेंट को ध्यान में रखें। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बने उस साइक्लोन के थपेड़ों को झेल सकें, और हम ऐसा डिजास्टर रिजिलियंट सिस्टम बनाएं कि वह साइक्लोन से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को संभाल सकें। होप इट इज क्लियर? यस और नो? It's clear? Any problem? If no, then I can move on the next topic. एक और कर देते हैं आपका, वो है आपका ट्रिप्स का इशू है, बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। देखिए, जो IPR किसी को क्लियर नहीं हुआ? एनीवन हु हैज सम प्रॉब्लम?
देखिए, एक ट्रिप्स का इशू चल रहा है हमारे पास। जब कोविड पूरी दुनिया में आ गया तो पूरी दुनिया में कोविड के आने के बाद यह बात शुरू हुई कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो बौद्धिक संपदा अधिनियम है, उसमें परिवर्तन किया जाए। जब बौद्धिक संपदा अधिनियम का बात शुरू हुआ तो उसमें पहली बात कही गई कि वह बौद्धिक संपदा जो अधिनियम, जो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने एक मूवमेंट लिया कि आईपीआर में रिलैक्सेशन दिया जाए। अब आईपीआर के रिलैक्सेशन के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप आईपीआर का रिलैक्सेशन कर दो तब भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जब तक आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं करोगे तब तक आप मेडिसिन नहीं बना पाओगे। दूसरी बात, यह कहा जा रहा है कि आप आईपीआर में जो रिलैक्सेशन है उसके लिए आप कंपलसरी लाइसेंसिंग का इशू करो। उस आईपीआर में जो फार्मास्यूटिकल इश्यूज थे वो शामिल नहीं थे। तो इंडिया ने फिर एक मूव किया है। इंडिया, साउथ अफ्रीका और 60 देशों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रपोजल भेजा है पेटेंट वेवर के लिए। और जो यह प्रपोजल है ये 3 साल के लिए है कि 3 साल के लिए पेटेंट का वेवर किया जाए और विथ प्रोविजन टू रिव्यू द ड्यूरेशन एनुअली। 3 साल के लिए किया जाए, हर साल इसको प्रोविजन है कि हर साल इसको रिव्यू किया जाए। तो जो इन्होंने शुरू किया उसमें क्या बोला कि अब उन्होंने एक रिवाइज प्रपोजल दे दिया जिसमें यह कहा गया है कि चूंकि यह हमारा कोविड जो है वह म्यूटेट कर गया है। जो प्रीवियस ड्राफ्ट प्रपोजल था जो इंडिया साउथ अफ्रीका का था वो फोकस कर रहा था ऑन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कंटेनमेंट ऑफ द कोविड। जो नया प्रपोजल है वह कह रहा है इस पे जो बात कर रहा है कि जो बात कर रहा है कि आप साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स भी दीजिए, कि आप साथ साथ फार्मास्यूटिकल भी दीजिए। तो जो नया प्रपोजल है वह ओल्ड प्रपोजल को रिवाइज कर रहा है। तो हमें इसको जो ट्रिप्स के वेवर का इशू है लगातार अपने साथ चल रहा है, इसको हमको बहुत समझने की जरूरत है। यह सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। चलिए हम लोग आते हैं दूसरे इशू पे। वो इशू है हमारा संविधान में आते हैं। संविधान में हम लोग फंडामेंटल राइट कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट द फंडामेंटल राइट अगेन। ये फंडामेंटल राइट में हम लोग थे कहाँ पे? हमने आपके सामने एक इशू रेज किया था कि इकोनॉमिक अफेयर्स को कैसे देखा जाए। तो अगर मान लीजिए कोई कोल ब्लॉक, हमने लास्ट टाइम कहा था कि अगर कोई कोल ब्लॉक है, उस कोल ब्लॉक के एलोकेशन के बाद जो पीएसयू है अगर कोल के दाम को कम करता है या दाम को बढ़ाता है, तो चाहे दाम कम करो या दाम बढ़ाओ, उस संयंत्र के अंतिम उत्पाद के दाम पर असर रखेगा। तो क्या न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है? तो न्यायालय ने कहा कि हम पॉलिसी डिसीजंस पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। पॉलिसी डिसीजन सरकार ले, पॉलिसी डिसीजन से न्यायालय का कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन अगर पॉलिसी डिसीजन के कारण कोई आर्बिट्रेरीनेस है तो उस आर्बिट्रेरीनेस पे सरकार जरूर ध्यान देती है। तो न्यायालय जरूर ध्यान देती है। न्यायालय उन फैक्टर्स को देखेगी जिन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कोल की प्राइस को डिटरमाइन किया गया है। पॉलिसी कंटेंट पे नहीं जाएगी, लेकिन पॉलिसी बनाने के लिए जिन फैक्टर्स को ध्यान में रख के किया गया है उन फैक्टर्स को न्यायालय ध्यान रखेगा। क्या ज्योग्राफिकल, यह हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वह किन किन आधारों पर हो सकता है? क्या ज्योग्राफिकल डिफरेंशिएशन के आधार पर क्लासिफिकेशन हो सकता है? यस, हो सकता है। अगर एक राज्य में अगर अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं तो आप एक ही राज्य में 2 कानून लगा सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि पूरे राज्य में एक लॉ ही ऑपरेट करे। अगर राज्य को सेवरल जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है, उस सेवरल जोन्स को डिवाइड करने के पीछे कोई आधारभूत कारण है, कोई लॉजिकल रीजनिंग है, और उस लॉजिकल रीजनिंग का संबंध ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ से है, जिस उद्देश्य से वह कानून बनाया गया उससे अगर संबंध रखता है,
तो आप एक क्षेत्र में, एक राज्य में, एक शहर में भी आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे कोई तर्कसंगत कारण होना चाहिए। क्या प्रोसीजरल डिफ्रेंशिएशन हो सकता है? आर्टिकल 14 बोलता क्या है? आर्टिकल 14 कहता है, अगर यू रीड देयर एक्ट, इक्वल प्रोटेक्शन not only as regard the substantive law but the procedure law as well। तो जो आर्टिकल 14 है वो कंडेम करता है डिस्क्रिमिनेशन नॉट ओनली ऑन द सब्सटेंसिव लॉ बट ऑल्सो ऑन लॉ प्रोसीजर। देखिए ये सब सवाल आपके प्रीलिम्स से बहुत बनते हैं। आप पिछले 2 साल का पेपर निकाल कर देखिए, मेरा जो लेक्चर है वो पिछले कई सालों के पेपरों को देख के मैं उसको डिजाइन करता हूं। तो जो सवाल क्या बना, क्या आर्टिकल 14 के तहत जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत है वह सब्सटेंटिव लॉ पे भी लागू होगा या प्रोसीजर लॉ पे भी होगा? तो सब्सटेंटिव और प्रोसीजर दोनों लॉ के बारे में यह एक तरह ये कहता है आप दोनों लॉ पे इसको लागू करें। ऐसा नहीं आप सिर्फ सब्सटेंटिव लॉ पे लागू करें। अगर आप डिस्टिंक्शन से कहा गया कि एक व्यक्ति, जो स्टेटमेंट दिया गया एक व्यक्ति का कस्टडी में, एक व्यक्ति का विदाउट कस्टडी में, क्या यह आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं है? जब प्रोविजन इस बात का क्लासिफिकेशन कर देता है कि पर्सन इन कस्टडी या पर्सन नॉट इन कस्टडी, तो यह एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो गया है। जो कहा जाता है कि जो आदमी कस्टडी में जिसका स्टेटमेंट लिया जाएगा, जो पुलिस स्टेटमेंट लिया जाता है, वह एडमिसिबल नहीं होता एविडेंस एक्ट में। जो मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाता है, जो विदाउट कस्टडी, वो एडमिसिबल होता है। तो क्या डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशिएशन यह लॉजिकल है, यह क्लासिफिकेशन रियल है। क्योंकि लॉ 2 तरह के व्यक्तियों की बात करता है, जहां आपने एक रीजन के आधार पर, एक लॉजिक के आधार पर 2 क्लास ऑफ पीपुल बना दिए। जैसे तो आपने 2 क्लास ऑफ पीपुल को एक लॉजिक और एक नियम कानून के तहत बना दिया, रीजनेबल क्लासिफिकेशन आ गया। क्या एक सिंगल पर्सन के लिए भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। अगर एक सिंगल पर्सन के लिए आप लॉजिकली और रीजनेबली आप क्लास बना सकते हैं तो वह हो सकता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ही सिर्फ एयरक्राफ्ट का यूज करेगा और मंत्री नहीं करेंगे, यह उचित हो माना गया। क्यों? प्राइम मिनिस्टर एक अलग क्लास है, मंत्रियों में और प्राइम मिनिस्टर के बीच एक डिफरेंशिएशन है। उस डिफरेंशिएशन के कारण यह दोनों अलग क्लास हो गए। तो अगर एक सिंगल आदमी के लिए भी क्लास बनाया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर व्यक्तियों के बीच फर्क लाया जा सकता है तो 2 ग्रुप बनाए जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर 2 लॉ हों, इफ देयर आर 2 लॉज कवरिंग ए सिचुएशन, वन मोर ड्रेस्टिक देन द अदर, then there is a danger of discrimination if the administration has a discretion to apply any of these laws in given case। See, the discretion is the underlying point। अगर एक ही सिचुएशन को कवर करने के 2 कानून हैं, लिसन वेरी केयरफुली, अगर एक ही सिचुएशन को कवर करने के 2 कानून हैं, एक कानून ज्यादा कठिन है, एक कानून आसान है, उस कानून को अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिशन है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास, तो क्या यह रीजनेबल क्लासिफिकेशन है? यह आपके GS 4 में यह लेक्चर बहुत काम करेगा। आई एम टेकिंग दिस लेक्चर इवन इंक्लूडिंग द GS 4 पार्ट B पेपर, जहां पे आपके सिचुएशंस आती हैं कि कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करें। ये अगर आपके दिमाग में रहेगा आप बेहतर आंसर कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए 2 लॉ हो, एक लॉ आसान है, एक लॉ कठिन है, और जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी उस लॉ को इंप्लीमेंट कर रही है उसके पास डिस्क्रिशन है कि वह कौन सा लॉ अप्लाई करे, तो क्या रीजनेबल क्लासिफिकेशन है? यह रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि वह व्यक्ति ड्रेस्टिक लॉ और इजी लॉ के बीच में डिफरेंशिएट करके अपने हिसाब से काम कर सकता है। देयर आर सर्टेन इश्यूज व्हिच कैन सी। तो अगर हम आर्टिकल 14 के डिस्क्रिमिनेशन को अगर हम प्रोपोजिशन में देखना चाहें,
अगर आर्टिकल 14 को हम समराइज करना चाहें कि जो हमने लेक्चर लिया तो 5-6 पॉइंट हैं, आप लोग 3 पॉइंट लिख लें। पहला, जो प्रिंसिपल है उस क्या प्रोपोजिशन देता है। शिशिर सिंह, आप लेक्चर सुनो, आप क्यों दाएं बाएं जा रहे हो? जब महाभियोग पे आएंगे पूरा पढ़ाएंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप लोग सिर्फ लेक्चर सुनो, आप कहीं ध्यान मत लगाओ। इतना ज़्यादा इंटेंस लेक्चर है, आप हल्का सा भी अपना दिमाग हटाओगे आप मिस कर जाओगे। जब महाभियोग पर आएंगे डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों के साथ सिलेक्शन क्यों नहीं होता, उसका रीजन क्या है? आप लोग कंसंट्रेट नहीं करते हो। आप लोग कंसंट्रेट करो। महाभियोग एक चैप्टर है, उसको हम राष्ट्रपति में पढ़ाएंगे, आप इंतजार करो उसको आने का। और आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि कुछ बचा नहीं रह जाएगा। एक बार मैं महाभियोग पढ़ा दूंगा, कुछ बचा नहीं रह जाएगा। जस्ट वेट फॉर दैट लेक्चर। A law conferring unguided and unrestricted power on authority is bad for arbitrary power is discriminatory। एक कानून जो जो अथॉरिटी को आर्बिट्ररी पावर एक्सरसाइज करने का राइट देती है वह उचित नहीं है। आर्टिकल 14 इलीगलाइजेस डिस्क्रिमिनेशन इन द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ एनी डिस्क्रिशनरी पावर। आर्टिकल 14 जो है वह किसी भी ऐसी विवेकाधीन अधिकार को अमान्य घोषित कर देता है जो व्यक्तियों के बीच किसी तरह का विभेद करता हो। आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स एट आर्बिट्रेरीनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड इंश्योर फेयरनेस एंड इक्विटी ऑफ ट्रीटमेंट। आर्टिकल 14 किसी भी तरह की अतार्किकता के विरुद्ध है और वह एक स्पष्टवादिता और पारदर्शिता की वकालत करता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 14 के बाद, लेट्स ट्रेवल टू आर्टिकल 15। बड़ा इंपॉर्टेंट है पार्ट के आर्टिकल 15। जो आर्टिकल 14, 15, 16 यह 3 आर्टिकल आपके साथ चलते हैं। आप लोग अगर बेयर एक्ट खोल लेंगे तो आपको और सुविधा होगी मेरी बात समझने में, क्योंकि यह बहुत ही डीपर इंटरप्रिटेशन है कि कैसे आर्टिकल 14, 15, 16 को साथ साथ समझा जाए। देखिए, आर्टिकल 14, 15, 16 तीनों एक ही बात कहते हैं अलग अलग संदर्भों में। जहां पर आर्टिकल 15 और 16 अप्लाई नहीं हो पाएगा वहां पर आर्टिकल 14 अप्लाई हो जाएगा। तो आर्टिकल 14 एक जनरल बात करता है, आर्टिकल 15 और 16 एक स्पेसिफिक बात करने की कोशिश करते हैं। अगर आप आर्टिकल 15(3) पढ़ें तो वह एक स्पेसिफिक बात करता है वोमेन के फेवर में। इफ यू रीड आर्टिकल 15, वोमेन एंड चिल्ड्रन के लिए है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन। तो आर्टिकल 15(3) बात करता है महिलाओं और बच्चों के लिए। तो जो आर्टिकल 15(3) है वह एक अपवाद हो गया आर्टिकल 14 में भी और आर्टिकल 15 में भी। तो जो यह संविधान का अनुच्छेद है वह महिलाओं और बच्चों के प्रति विशेष ध्यान देने का आग्रह करता है। अगर हम आर्टिकल 15(5) देखें जिसका एडिशन हुआ है संविधान संशोधन के द्वारा जो 2005 में हुआ है, यह आर्टिकल जो यह संविधान संशोधन करके एक बात करता है कि कैसे हम प्रमोशन में भी आरक्षण की बात कर, कैसे हम स्पेशल प्रोविजन हम नौकरियों में भी बना सकें। तो अगर हम आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5) इसको देखें तो जो अनुच्छेद 15 का एक जनरल क्लॉज है, उस जनरल क्लॉज में यह एक अपवाद की तरह सामने आता है। तो आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5, आर्टिकल 19 1A, आर्टिकल 30 सबसेक्शन ए, अगर तीनों को आप साथ साथ देखें यह तीनों एक अलग बात कहते हैं। तो इन तीनों के कहने से बात है कि एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। 3 अगर आर्टिकल पढ़ें, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 1A एंड 31, यह तीनों के तीनों उस पर आते हैं। आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1, ओपन आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1, ओपन इट। मिल गया? All minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer
educational institution of their choice. Now you read Article 15(1). तो जो आर्टिकल 13(1) प्रोविजन है यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में एक प्रिविलेज की बात करता है। अदर देन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए आर्टिकल 15 है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 है। दिस differentiation is clear or not clear? Again read article 30 subsection 1. Again read article 30 subsection 1. All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. इसलिए जो आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 है वह बात कर रहा है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की। जो आपका आर्टिकल 15 है वह किसकी बात कर रहा है? जो 15(3) है वह किसकी बात कर रहा है? अगर 15(3) को पढ़े वोमेन एंड चिल्ड्रेन, और 15(4) सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 15 और 16 दोनों इनेबलिंग प्रोविजंस हैं। इन प्रोविजन में दिए गए मुद्दों पर आप न्यायालय में जाकर अधिकार प्राप्त करने की बात नहीं कह सकते हैं। यह सरकार का डिस्क्रिशन है, इसको अप्लाई करे या अप्लाई न करे। ऐसा कोई प्रोविजन संविधान में नहीं है जो यह कहता हो कि इस प्रोविजन को लागू करना सरकार की मजबूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? आर्टिकल 15 एंड 16 आर इनेबलिंग प्रोविजंस। नो रिट ऑफ मेंडेमस कैन बी इशूड फॉर द पॉइंट्स मेंशन्ड इन दीज आर्टिकल्स। इट्स क्लियर? क्लियर नॉट क्लियर? आर्टिकल 15(1) आर्टिकल 14 का एक्सटेंशन है। आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1, अब आप दोनों साथ साथ पढ़िए। आप आर्टिकल 14 भी पढ़िए, आर्टिकल 15(1) भी पढ़िए। आपको साफ साफ दिख जाएगा जो आर्टिकल 15(1) है वह आर्टिकल 14 का एक्सटेंशन है। वह एक्सप्रेस कर रहा है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी। आई एम अगेन रिपीटिंग, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 इज एन एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 14. It expresses a particular application of the general principle of equality embodied or laid down in Article 14. अनुच्छेद 15 सबसेक्शन ए अनुच्छेद 14 का अभिविस्तार है। यह इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि किस विशिष्ट स्थिति में अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार को कैसे व्याख्यायित किया जाए। अब आप मेरे इस लेक्चर, इस बात के बाद आप अगले 30 सेकंड तक आप आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 और 15 पढ़िए। आरती वॉइस क्लियर है? आप अपना ठीक करो, आप यूज करो ईयरफोन, आप ईयरफोन यूज करो। आप अब इन दोनों आर्टिकल को साफ साफ पढ़ें। जो कंबाइंड इफेक्ट है आर्टिकल 14 और 15 का, यह क्या बताता है कि स्टेट कैन नॉट पास अनइक्वल लॉज। अनुच्छेद 14 और 15 का सम्मिलित प्रभाव क्या है कि राज्य विभेदकारी कानून नहीं पास कर सकता है, और जो इनइक्वलिटी है वह इनइक्वलिटी किसी रीजनेबल ग्राउंड पर होनी चाहिए, जो अनुच्छेद 14 में कहा से सिद्धांत आया है। अगर कोई इनइक्वलिटी है तो वह इनइक्वलिटी किसी रीजनल ग्राउंड पे आनी चाहिए। आर्टिकल 15 बात करता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस बर्थ। इसके आधार पर आप कोई विभेद नहीं कर सकते। आप एक शब्द पढ़िए आर्टिकल 15 में, वह शब्द है ओनली। मिल गया ओनली शब्द। आप पहले अंदर स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली। आप रुक जाइए आगे।
ये ओनली शब्द क्या बोल रहा है कि यह जो चार चीजें हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और कारण है तो बात अलग है। अगेन लिसन केयरफुली, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 की पहली लाइन में दो शब्द है, सिटीजन और ओनली। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह अनुच्छेद नॉन सिटीजन को कोई राइट नहीं दे रहा है। इट इज गिविंग राइट ओनली टू द सिटीजन। सेकेंड वर्ड है ओनली, मीन्स जो ये पांच चीजें हैं, क्या क्या हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर आप कोई विभेद नहीं कर सकते हो। इसके अलावा कोई आधार है तो अलग बात है। तो यह रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। आर्टिकल 14 यह बात नहीं करता। आर्टिकल 14 जनरल बात करता है, यूनिफॉर्म बात करता है, लेकिन आर्टिकल 15 ये लिमिट कर देता है, इन ग्राउंड्स के आधार पर आप नागरिकों के बीच में कोई विभेद नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप आर्टिकल 15(4) में आते हैं, वह एक स्पेशल प्रोविजन की बात कर देता है। तो आर्टिकल 15(4) इज द एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15(1). जब आप आर्टिकल 15(4) पढ़ते हैं तो आपको एक्सेप्शन मिलता है, इट इज ए रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 15(4) इज ए रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जहां पर वह इस आधार पर विभेद कर देते हैं कि आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आपको ये सब एग्जाम में लिखना ही लिखना होगा। प्री में तो खैर सही हो जाए, प्री का कोई इशू नहीं है, मेंस में आपको लिखना ही लिखना होगा। तो इसलिए अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो अनुच्छेद जो 15(4) है वह अनुच्छेद 15(1) का भी अपवाद है, अनुच्छेद 14 का भी अपवाद है, कि अगर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आप आइडेंटिफाई कर देते हैं तो आप उनके लिए आप अलग प्रावधान बना सकते हैं। जो ग्राउंड लिखे गए हैं आर्टिकल 15 में 5, उन ग्राउंड के अलावा किसी और ग्राउंड पे अगर वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 15 जो है उसका स्कोप नैरोअर है देन आर्टिकल 14। द स्कोप ऑफ आर्टिकल 15 इज नैरोअर देन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 एक जनरल आर्टिकल है, it applies to both citizen and non-citizen. Article 15 covers only an Indian citizen and it will not apply to non-citizen. Again a question for prelims. अनुच्छेद 14 और 15 के बारे में क्या क्या सही है? 14 जो है वो सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों में अप्लाई है। यू रीड द आर्टिकल 14 का लैंग्वेज, उसमें कहीं भी सिटीजन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नाउ यू रीड आर्टिकल 15, it is confining yourself to only Indian citizen. आर्टिकल 14 परमिट करता है एनी रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ एनी रैशनल क्राइटेरिया। आर्टिकल 51 सर्टेन ग्राउंड को अपने आप में मेंशन कर देता है कि इन आधारों पे आप विभेद कर ही नहीं सकते। अगेन द नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इन 14 एंड 15। आर्टिकल 14 यह परमिट करता है किसी रीजनेबल क्लासिफिकेशन को आप कर सकते हो। व्हेन वी ट्रेवल टू आर्टिकल 15, वह आपको एक 4 कॉर्नर में बांध देता है कि आप इन आधारों पर आप विभेद नहीं कर सकते हो। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग बात, नाउ यू सी द आर्टिकल 15(2). आर्टिकल 15(2) कंटेन करता है प्रोहिबिशन ऑफ ए जनरल नेचर and is not confined to the state only. Read to Article 15(2). No citizen shall on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shop, public restaurant, hotels,
place of public entertainment or use of wells, tanks, ghat, road, place of public resort maintained wholly or partly out of state funds dedicated to the use of general public. तो 15(2) क्या कर रहा है? 15(2) एक प्रोहिबिटेड नेचर का है एंड इज नॉट कन्फाइंड टू द स्टेट ओनली. तो यह जो ये 15(2) है यह एक 15(1) को भी एक्सटेंड कर रहा है एक तरह से. तो यह कह रहा है कि जो पब्लिक प्लेस है उस पब्लिक प्लेस पर आदमी कैसे जा सकता, कहीं नहीं आ सकता है. तो आर्टिकल 15(2) अकर्स द एक्सप्रेशन ए प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट. लेकिन इसको लगाने के लिए हमको लॉ बनाना पड़ेगा. आर्टिकल 15(2) अपने आप नहीं लगेगा. वी नीड टू मेक ए लॉ. हमको लॉ लगाना पड़ेगा आर्टिकल 15(2) को इम्प्लीमेंट करने के लिए. अगर हम लॉ नहीं बना सकते तो आर्टिकल 15(2) नहीं लग पाएगा. अब आप इसके साथ पढ़िए आर्टिकल 29(2). नो सिटीजन शैल बी डिनाइड admission into any educational institution maintained by the state or receive aid of state fund on ground only religion, race, caste, language or any of them. 15(2), 16(2), 19(2) आप तीनों को एक साथ पढ़िए और अगर सवाल इस पे आता है तीनों को आप लिखिए. You not only write 15(2), you write 29(2) also. You read carefully 29(2). Read carefully. You got the answer. कि what I am trying to tell you. जो आर्टिकल 29 है यह कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात करता है और जो आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है. तो अगर आप दोनों को पढ़ें तो दोनों क्या बोलते हैं, एक्सेस जो है कैसे आप व्यक्ति को दो. तो जो आर्टिकल 15(2) है इसको चलाने के लिए, लगाने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा. पर्सनल लॉज में यह कैसे अप्लाई होता है. ए लॉज इंट्रोड्यूसिंग मोनोगमी एमंग द हिंदूज बट द लिविंग मुस्लिम्स फ्री टू टेक एनी नंबर ऑफ वाइव्स वाज अपहेल्ड अगेंस्ट द चार्ज ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन ओनली. रिलीजन के आधार पर इसको फर्क किया गया. A law introducing monogamy among the Hindus but leaving the Muslim free to take any number of wives was upheld against the charge of discrimination on the ground of religion only. जो हमारा पर्सनल लॉज है, सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन द स्टैंड दैट पर्सनल लॉज आर इम्यून फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड अंडर फंडामेंटल राइट्स. देखिए यह एक ट्रिकी इशू आ गया. अब ये सही है गलत है ये अलग डिस्कशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है कि फंडामेंट द पर्सनल लॉज आर इम्यून फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड अंडर फंडामेंटल लॉज. तो यह एक कहा गया यह पॉलिसी है, यह सरकार की पॉलिसी, सरकार इंप्रूव करे. इसको लीगली हम लोग एग्जामिन नहीं करते हैं. और जो सेक्शन 15(2) सबसेक्शन बी है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है हैज बीन हेल्ड टू बी नॉट इनवैलिड ऑन द ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स. अगर 2B को आप देखें तो उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में विचार किया गया है. तो जेंडर इक्वलिटी है इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको आगे लाने में आर्टिकल 15 बहुत मदद करता है. जो ये एक्सक्लूसिव प्रोविजन है वुमेन के लिए, एक जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए है. अभी भी देश में जेंडर इक्वलिटी नहीं हुई है, तो जेंडर इक्वलिटी को लाने के लिए स्पेशल प्रोविजन को बनाना जरूरी है. और डेमोक्रेसी तब तक इस्टेब्लिश नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी जब तक जेंडर इक्वलिटी नहीं होगी, डिग्निटी ऑफ मैन नहीं होगा, डाउन ट्रॉडन का अपलिफ्टमेंट नहीं होगा. अगर आप इसको अपने एसे के हिसाब से देखें तो यू कैन यूटिलाइज दीज थिंग इन द एसे ऑल्सो. जेंडर इक्वलिटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस एंड आर्टिकल 17 वाज सेइंग द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जहाँ अनटचबिलिटी को समाप्त किया गया है. तो इफ यू आर राइटिंग एनी एसे ऑन द जेंडर इक्वलिटी और द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी और maturing the democracy, you can use these articles.
It will help you to strengthen your answer. Your answer will be certainly better because you are expressing something in a better mode. तो जो expression sex है is not limited only to biological sex of male or female. It is going to the transgenders also. Now concentrate on Article 15(3), जिसमें हम बात करते हैं वोमेन एंड चिल्ड्रन की। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आपके वोमेन जो आपके सिविल सर्विसेज का वोमेन एम्पावरमेंट का पार्ट है, वहाँ भी ये बड़ा उपयोगी साबित होगा। अब आर्टिकल 15(3) और 15(4) दो एक्सेप्शन है आर्टिकल 15(1) और 15(2) के। पहली बात तो आप लिख लो, राइट डाउन। Article 15(3) and 15(4) is the exception to Article 15(1) and 15(2). Article 15(3) क्या बोल रहा है कि स्टेट इस बात से प्रिवेंट नहीं किया जाएगा कि अगर वह कोई स्पेशल प्रोविजन महिलाओं या बच्चों के लिए बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, महिलाओं और बच्चों के स्पेशल प्रोविजन को बनाने के लिए स्टेट इज फ्री, स्टेट बना सकता है। और आर्टिकल 15 और 16 अगर दोनों पढ़ें, डू नॉट प्रोहिबिट द स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ ए वुमेन। जो दोनों के दोनों आर्टिकल है, आर्टिकल 14 इस बारे में बात नहीं करता है, लेकिन जब हम 15-16 में आते हैं तो स्पेशल ट्रीटमेंट वुमेन को देने के बारे में पूरा अलाउंस देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है कि आपको अगर इक्वल ट्रीटमेंट देना है, सबको सामने लाना है, सबको आगे ले जाना है, तो आपको समाज के उपेक्षित वर्ग के प्रति सदाशयता दिखानी होगी, उनके प्रति एक अलग दृष्टिकोण रखना होगा। आर्टिकल 15(3) इस बात को रिकॉग्नाइज करता है, वुमेन इन इंडिया हैव बीन सोशली एंड एजुकेशनली हैंडिकैप्ड सिंस सेंचुरीज। आर्टिकल 15(3) का यह सबमिशन इस बात की वकालत करता है, इस बात को एस्टेब्लिश करता है, इस बात को स्थापित करता है कि महिलाएं शताब्दियों से उपेक्षित रही हैं, उनको आगे लाने के प्रोविजन किए जाने चाहिए। तो इसलिए आर्टिकल 15(3) क्या करता है, यह एलिमिनेट करता है सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन द वुमेन। आर्टिकल 15(3) इज एलिमिनेटिंग द सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ ए वुमेन। और वह इंपावर करता है स्टेट को कि यू डिवाइज ए मैनर बाय विच दे कैन कम इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो आर्टिकल 15(3) क्या है, स्ट्रेंथनिंग एंड इंपावरिंग एंड इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। ये लाइन फिर आप याद करो कि वुमेन एम्पावरमेंट का कोई सवाल तो आप लिखो कि जो संविधान का अनुच्छेद 15(3) है वह महिलाओं के अधिकार को बढ़ाता है, महिलाओं की शक्ति को बढ़ाता है और महिलाओं के प्रति राज्य की वचनबद्धता को याद दिलाता है। यह जो स्पेशल प्रोविजन है 15(3), यह एक क्वालिफाइंग प्रोविजन है जो जनरल गारंटी कंटेन की गई है प्रीएम्बल में, आर्टिकल 14(1) में, आर्टिकल 15(1) में, आर्टिकल 15(2) में, 16(1) में, 16(2) में। तो जो संविधान का अनुच्छेद 15(3) है, यह एक विशिष्ट प्रावधान है जो इस बात को संदर्भित करता है और इस बात की वचनबद्धता देता है जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 15(1) में लिखा है, 15(2) में लिखा है, 16(1) में लिखा है, 16(2) में लिखा है। तो यह उनका विरोधी नहीं है, यह उनका समर्थन करता है। Any problem? I prepare lecture keeping on 2-3 fold। एक तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो, आपको एसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिले, आपको जीएस के सारे, जैसे वुमेन्स एम्पावरमेंट जीएस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा जो आपके जीएस 4 का पार्ट है वह कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा संदर्भित होता है। एक डाउट हमेशा रेज किया जाता है कि आर्टिकल 14(3) यह वुमेन के लिए कंसर्न करता है और वुमेन के फेवर में है, लेकिन इसका बेटर व्यू क्या होगा, यह वुमेन और चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट से जुड़ा हुआ है।
The better view would appear to be that while the state can make laws containing special provision of women and children, it should not discriminate against them on the basis of their gender only. Not on the basis of gender only. This appear to be a cumulative effect of Article 15 और 15(3). जो 15(1) और 15(3) दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ये। इन दोनों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट को लेकर जो एक बेहतर व्यू अभिव्यक्त हो रहा है कि स्टेट कोई लॉ बनावे जिसमें स्पेशल प्रोविजन हो वुमेन एंड चिल्ड्रन को, इट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ओनली। जेंडर को आप ध्यान मत दो, आप और भी चीजें देखो। जैसे अभी हाल में बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक रिसर्च किया है कि जिन इलाकों में महिलाओं की साक्षरता और एजुकेशन ज़्यादा है वहाँ पर वैक्सीन ज़्यादा लगा है। तो कोरोना के खिलाफ लड़ने में महिलाओं की साक्षरता और शिक्षा काम कर रही है। अगर हमने महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता पर पहले काम किया होता तो आज कोरोना से लड़ने में हमको और मदद मिलती। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिसर्च है कि जहाँ जहाँ महिलाओं की साक्षरता शिक्षा ज़्यादा रही है वहाँ पर वैक्सीन ज़्यादा लगी है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है। ये भी आर्टिकल 15(3) को ही सपोर्ट करता है कि अगर महिलाओं को आप मजबूत करोगे देश मजबूत होगा। तो देश को मजबूत करने का सिद्धांत है। यू कैन इंटरप्रेट इन दिस वे ऑल्सो कि आर्टिकल 15(3) इज टू स्ट्रेंथन द नेशन व्हाइल थिंकिंग ओनली अबाउट द चिल्ड्रन एंड वुमेन। एक महिला पढ़ेगी वो बेहतर मां बनेगी, बच्चों को बेहतर पढ़ाएगी, परिवार का बेहतर ध्यान रखेगी। There is so many ways to interpret Article 15(3). Don't see in the myopic view that it is only for women. No, it is for the nation. You interpret in this way. It is a better interpretation. Rather than to see only the upliftment of the woman, you see the upliftment of the nation. This article is a path-breaking article. तो जो आर्टिकल 15(3) है यह एक जो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जो 15(1) और 3 का क्यूमुलेटिव जो पूरा इफेक्ट है, वो प्रभाव क्या है, वह देश को आगे ले जाने के बारे में बात कह रहा है। अगर हम क्या ना, ये ऐसे चैप्टर हैं खत्म ही नहीं हो सकते हैं। देयर इज लॉट ऑफ डिस्कशन, लॉट ऑफ डिबेट ऑन दिस। तो जो महिलाओं को कोटा दिया जाता है रिजर्वेशन में, वह कितना है, कितना सही है, कितना गलत है। यह आर्गू किया गया है कि रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर एनी बायो क्लास is permissible under Article 16(2). Now you see sometimes Article 16(2) also. See Article 15 and Article 16(2) together. Now travel to the Article 15(4) before going to the Article 16(2). अब Article 15(4) क्या है? Article 15 did not contain a clause such as Article 16(4). अगर आप आर्टिकल 16(4) देखें तो जो 16(4) का क्लॉज है वो आर्टिकल 15 में नहीं है। तो जो हमारे पास जो एक अनुच्छेद 15(1) है और जो 15(1) से 15(3) और 15(4) की यात्रा है, 15(4) को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 1951 में। 15(4) क्या बोलता है कि स्टेट इज नॉट प्रिवेंटिंग फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप। यू जस्ट सी आर्टिकल 15(4). 3 शब्द है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। राज्य इस बात से प्रतिबंधित नहीं है, न तो इस क्लॉज में और न ही 29(2) का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 15 का भी जिक्र किया गया, अनुच्छेद 29(2) का भी जिक्र किया गया है। मैं भैया आपको अनुच्छेद 29(2) पढ़ के मैंने यहाँ अभी आपको बताया था। इन दोनों को देखने के बाद जो अनुच्छेद 4 है वह बोलता है राज्य को रोका नहीं जा सकता।
राज्य को रोक नहीं सकते हो आप। राज्य अगर इनके विकास के लिए कोई कार्य करता है तो वह यह कार्य कर सकता है। तो जो अनुच्छेद 15(3) और 15(4) है, यह दो विशिष्ट वर्गों के विकास से संबंधित है। अगर हम 15(4) और 16(4) को यहां से कंपेयर करें थोड़ी देर के लिए, तो दोनों में क्या है, 15(4) कवर्स सेवरल काइंड्स ऑफ पॉजिटिव एक्शन प्रोग्राम्स इन एडिशन टू रिजर्वेशन। 15(4) जो है वह कई तरह की बात करता है, और जो 16(4) है वह बात करता है सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट की। तो 16(4) एक लिमिटेड प्रोविजन रखता है और 15(4) एक इनलार्ज प्रोविजन रखता है। तो दोनों को अगर हम तुलना करें तो 16(4) इज नैरोअर देन द 15(4). रिजर्वेशन की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होगी, यह इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था। तो अगर 15(4) और 16(4) को इंदिरा साहनी के केस से रोके तो वहां पर उच्चतम न्यायालय ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप इन लोगों को विकास दोगे, लेकिन उसमें रीजनेबलनेस के कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करोगे। जो आर्टिकल 341 है, हमने एक बार बात किया था आर्टिकल 341 की, जब हमने बात किया था मराठा रिजर्वेशन की। पता नहीं कितने लोग क्लास में थे, उस दिन की क्लास नहीं थे। इफ यू सी आर्टिकल 341, इफ यू ओपन आर्टिकल 341, आपको आर्टिकल 341 में क्या क्या में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि जो उन्होंने बात किया है शेड्यूल कास्ट की, कि प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसल्टेशन करने के बाद वह शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को डिक्लेयर करेगा। तो आर्टिकल 354 डिक्लेयर देयर कैन बी ओनली वन लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन रिगार्ड टू स्टेट एंड दैट लिस्ट शुड इंक्लूड स्पेसिफिक कास्ट, रेसेस एंड ट्राइब्स। तो इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि 341 की जो लिस्ट है, जो संविधान के आर्टिकल 341 के माध्यम से जो लिस्ट बन रही है, उस लिस्ट के बारे में बात करता है। और देयर इज नो रेफरेंस टू एनी सब क्लासिफिकेशन और डिवीजन इन द सेड लिस्ट एक्सेप्ट मे बी फॉर लिमिटेड पर्पस ऑफ आर्टिकल 330। ना ओपन आर्टिकल 330। इस संविधान को आप घुमा घुमा पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओपन आर्टिकल 330। 330 क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल। यह बात करता है किसके लिए? हमारी संसद के लिए। तो अगर आप क्लासिफिकेशन को देखें तो आर्टिकल 341 जो बात हो रही है कि 341 लिस्ट की बात करता है, there is no reference to any sub classification or division in the said list except maybe for the limited purpose of article 330. Therefore it is clear that constitution intended that the caste including the subcaste, race and tribes mentioned list to be members of one group for the intended purpose. शेड्यूल कास्ट का एक ग्रुप बनाया गया है। इंदिरा साहनी के केस में उन्होंने शेड्यूल कास्ट के इस कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं किया है। उन्होंने चेंज किसको किया? ओबीसी के क्रीमी लेयर को चेंज किया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का यह ग्रुप है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटेंशन है कि कास्ट इंक्लूड द आर्टिकल 341 वुड बी डीम्ड टू द वन क्लास ऑफ द पर्सन। समझने की कोशिश करिए। आई एम ट्राइंग टू डिफरेंशिएट जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं और शेड्यूल कास्ट है, जो संविधान के 15 और 16 में जिक्र हुआ है। जब इस कास्ट के क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो चूंकि आर्टिकल 341 किसी तरह के सब क्लासिफिकेशन की बात नहीं करता है, इसलिए आप शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। गॉट इट? लेकिन सब क्लासिफिकेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस
कैन नॉट बी अप्लाइड एज ए प्रेसिडेंट फॉर सब क्लासिफिकेशन ऑन अदर सब और द सब ग्रुपिंग ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन द प्रेसिडेंशियल लिस्ट। ये इंदिरा साहनी के केस का जजमेंट है। अब हम आते हैं वुमेन पे। ए वुमेन हु बाय बर्थ डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी would not be entitled to contest a seat reserved for backward class community merely on the basis of her marriage। जो महिला अपने जन्म से बैकवर्ड क्लास को बिलोंग नहीं करती है, वह विवाह के बाद इस बात की इंटाइटल नहीं होगी कि वह सुविधा प्राप्त कर ले जो जन्म से प्राप्त की जाती है। नाउ लेट अस एग्जामिन द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इससे सवाल आपके आने की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि मराठा रिजर्वेशन में मुद्दा बहुत डिस्कस हुआ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत आ रही है? अब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को कैसे डिफाइन किया जाए? जो मेजर डिफिकल्टी आती है अनुच्छेद 15(4) से, वह आती है हु इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और यह एक सिंपल फंडा या कॉन्सेप्ट नहीं है। न तो अनुच्छेद 15(4) में या 16(4) में लिखा गया है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन है। क्या अगर हम आर्टिकल 15(4) के उस शब्द को पढ़ें, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, आप लोग लगातार आप जितना ही कहते हैं एक्ट को आप देखेंगे उतना ही आपकी दृष्टि बढ़ेगी। मैं भी एक्ट से ही सीखता हूँ, उसी के शब्दों को बार बार पढ़ के सीखता हूँ। अब देखिए क्या लिखा है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यू नीड बोथ सोशली एंड एजुकेशनली। एक से काम नहीं चलेगा। तो जो डिफिनीशन है बैकवर्ड क्लासेस की, उसके कई प्रोपोजिशन दिए गए हैं, लेकिन सोशल एंड एजुकेशनल बोथ, नॉट आइदर सोशल और एजुकेशनल। दो में से एक में काम नहीं होगा, आपको दोनों होना पड़ेगा। आप सोशली भी बैकवर्ड हो और एजुकेशनली बैकवर्ड हो। सेकेंड, पॉवर्टी एलोन कैन नॉट बी ए क्राइटेरिया ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अगर पॉवर्टी एलोन क्राइटेरिया ली जाए तो इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है पॉवर्टी में है। वह बड़ा हिस्सा जो पॉवर्टी में सब के सब रिजर्वेशन में आ गए, तो रिजर्वेशन का या स्पेशल बेनिफिट देने का कोई मतलब नहीं रह गया। तीसरा, बैकवर्डनेस शुड बी कंपेरेबल। एक तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। किससे होना चाहिए? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से। किसी आदमी को बैकवर्ड डिक्लेयर करना है तो आप उसकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से थोड़ा तुलना करिए। अगर उनके बीच कोई तुलनात्मक आपको सामने दिखता है तो शायद आप इस बारे में विचार कर सकते हैं कि वह सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है नहीं है। चौथी बात, कास्ट में भी रेलिवेंट फैक्टर, कास्ट में भी रेलिवेंट फैक्टर, बट कास्ट कैन नॉट बी सोल क्राइटेरिया। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का ही सहारा ले रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में क्या कहे हैं। तो कास्ट एक क्राइटेरिया है, बट कास्ट कैन नॉट बी एलोन क्राइटेरिया to identify anyone as socially and educationally backward classes। जो पॉवर्टी है, ऑक्यूपेशन है और प्लेस ऑफ हैबिटेशन है, इन सब को आप शामिल करो। यह इस बात पे कंट्रीब्यूट करते हैं बैकवर्डनेस को, और सच फैक्टर कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ऑक्यूपेशन, पॉवर्टी और प्लेस ऑफ हैबिटेशन। जो बैकवर्डनेस है मे बी डिफाइंड विदाउट एनी रेफरेंस टू द कास्ट। बगैर कास्ट के रेफरेंस के भी बैकवर्डनेस को डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 15(4) किसी भी तरह से कास्ट की बात तो करता नहीं है, बात करता है क्लास की। यू रीड आर्टिकल 15(4),
it is nowhere speaking the caste, it's speaking the class. You identify the class, not the caste. You can consider caste as a criteria, no issue, but caste cannot be alone criteria. If you are saying this caste, no, it is wrong. You advise the class. You take the caste as a consideration, no issue. But with the caste, you see the poverty, the occupation, the place of habitation. Then you determine the issue of the class. इसलिए जो कास्ट है वो क्लास का सिनोनिमस नहीं हो सकता है, कास्ट क्लास का पर्यायवाची नहीं हो सकता है। बालाजी पहला केस था जो इस मुद्दे को लेकर आया। उन्होंने कहा, जब आया था कि आर्टिकल 15(4) में सीट फॉर एडमिशन तो स्टेट एंड मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आया, क्या आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि 15(4) इज एन एक्सेप्शन टू 15(1) एज वेल एज द 29(2). तो 15(4) जो है वह 15(1) और 29(2) का एक्सेप्शन है। कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो डाउट दैट आर्टिकल 15(1) हैज टू बी रेड विद प्रोविजो और एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15(1) एंड 29(2). 15(4) को एक एक्सेप्शन की तरफ पढ़े। किसका एक्सेप्शन? 15 सबसेक्शन 1 एंड 29(2). कोर्ट डिक्लेयर जो बालाजी में कहा जो ऑर्डर है वह इनवैलिड है, क्योंकि वह सोली कास्ट पर डिटरमाइन किया गया है और इट मस्ट बी मेड कास्ट में बी ए क्राइटेरिया बट नॉट द सोल क्राइटेरिया। दूसरा, जो टेस्ट अडॉप्ट किया गया बाय स्टेट टू मेजर एजुकेशन बैकवर्डनेस, उसको और एक्सप्लेन किया जाना चाहिए था। Only a community well below the state average could be properly be regarded as the backwardness। तो उन्होंने बालाजी का, इसके आगे आपका बालाजी का केस का कोई ज़्यादा काम का नहीं है। दूसरा, क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन। क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन की बात बालाजी के केस में पहली बार कही गई और 50% का एक कॉन्सेप्ट आया, जिस कॉन्सेप्ट को इंदिरा साहनी के केस ने सीमेंट कर दिया कि आप 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते, और क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और उसके बाद यह सिद्धांत सामने आ गया कि किस तरह से आप रिजर्वेशन दे सकते हैं और किस मामले में आप दे सकते हैं। ये आपका हो गया आर्टिकल 14 एंड 15। टुमारो आई विल स्टार्ट द आर्टिकल 16। होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। देयर वाज ए ग्रेट डिटेलिंग। I don't think any question either in prelims or mains or interview you cannot solve by this lecture. I always tell to my aspirants कि आप मेरे लेक्चर के बाद आप ये निकालने की कोशिश करो कि इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ छूट गई है। अगर कुछ छूट गई है मैं उसको सप्लीमेंट करूँगा, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं, उसमें मेरे थाउजेंड्स के आसपास लेक्चर होंगे। कोई भी लेक्चर आप उठा के पढ़िए, उस लेक्चर को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप उस विषय पे सिविल सर्विसेज का कोई भी सवाल देखिए, प्रीलिम्स का, मेंस का, उसका आंसर उसमें है या नहीं है, निश्चित रूप से आंसर होगा। सिविल सेवा की तैयारी तभी आप कर सकते हो जब इस तरह से आप पढ़ सकते हो जैसा मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से नहीं पढ़ सकते हो, इस एग्ज़ाम को मत दो। किसी डॉक्टर की सलाह नहीं कि इस एग्ज़ाम को दो, ये आपका अपना चुनाव है। अगर आपने महाभारत का युद्ध चुना है तो अर्जुन की तरह लड़ने की कोशिश करो। नहीं लड़ सकते हो, इस युद्ध को छोड़ दो। लड़ सकते हो, जरूर लड़ो। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत गौरव देता है, बहुत संतुष्टि देता है, बहुत ज्ञान देता है। मैंने जो कुछ भी सीखा है ज़िंदगी में कर्टसी दिस एग्ज़ाम सीखा है, और आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि एक छात्र के रूप में पढ़ना और एक अध्यापक के रूप में पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ होती है। दूसरा, मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा कि जो लेक्चर चल रहा उसी में कंसंट्रेट करो, क्योंकि इतना इंटेंस लेक्चर होता है, आप और सोचोगे तो आप इस लेक्चर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे,
फिर इस लेक्चर को आप बार बार सुनो, आप फिर से सुनो, एक बार में लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। इफ यू लिसन मोर, इफ यू डाइजेस्ट मोर, आपके सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यह एक नायाब प्रयोग है जो हम लोग कर रहे हैं, लगातार इसका स्तर भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे टीचर्स भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुस्त गवाह चुस्त से काम नहीं होगा। जब तक आप लोगों में वह इच्छा शक्ति नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे, इट्स माई पॉलिसी। क्लास 70 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि 70 मिनट के क्लास के बाद छात्रों के पास रिसेप्टिव पावर कम होने लगती है। तो जनरली मैं क्लास 55 से 70 मिनट के बीच अपनी क्लोज करता हूँ। टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन।